ये हमारा लास्ट चैप्टर है 8th क्लास की ज्योग्राफी का और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मानव संसाधन। फर्स्ट चैप्टर था संसाधन, उसके बाद फिर एक्चुअली ज्योग्राफी में सारे संसाधन ही हुए हैं, ठीक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और अब खुद मानव आ गया लास्ट में, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, ठीक है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जितने भी संसाधन हैं वो पूरे विश्व में यानी कि हमारी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। उसी तरह से ये मानव संसाधन भी समान रूप से वितरित नहीं है। तो क्या है, अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखोगे? तो ये बातचीत हो रही है बच्चों के बीच और अध्यापिका के बीच, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, प्रधानमंत्री एक्चुअली PMKVY थी ये, इसमें PK प्रधानमंत्री को M हटा दिया है सारे, इसलिए तो PKVY ही ठीक है, जो भी है। तो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक और गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। तो एक्चुअली मैं इसको PMKVY क्यों बोल रही हूँ पता है? इसमें तो सिर्फ PKVY लिखा है, लेकिन PMKVY मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बैग वितरित हुए थे और टी शर्ट वगैरह, मतलब जो इस योजना में भाग लेते थे, मतलब सीखते थे, इसमें क्या करते थे, लोगों को स्किल्ड बनाया जाता था कोई भी चीज सिखाने के लिए। आप कुछ भी सीखना चाहें, हर चीज सिखाई जा रही थी इसके अंतर्गत, चाहे महिला हो पुरुष हो, जो जिस चीज में थोड़े से अच्छे हैं, मैकेनिक से लेकर सिलाई बुनाई कढ़ाई, मतलब महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए सबके लिए उनका सिखाने के लिए योजना शुरू हुई थी, उनके अंदर कौशल का विकास करने के लिए। तो इसलिए मुझे याद है कि उसको PMKVY लिखा रहता था उस बैग पे, लेकिन ठीक है यहाँ पे PKVY लिख रहे हैं, कोई इतना मतलब आर्ग्यू करने वाली बात नहीं है, ठीक है, इतना तो चलता है। इसमें M को एक साथ ही लिख दिया है प्रधानमंत्री को, और वहाँ M अलग से लिख दिया होगा, कोई ऐसा मैटर नहीं है, चलो छोड़ते हैं इसको। तो अब जनसंख्या का वितरण हम देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग हम चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं, सेकंड में भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरले बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्व, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में यूरोप में इतने रहते हैं, एशिया में रहते हैं
और मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। तो ये कलर इसलिए दिखाए गए कि इतने लोग कहाँ रहते हैं, मध्य व दक्षिण अमेरिका में, और ये यूरोप में रहते हैं। यहाँ ये लाइन दिख रही है आपको, इतने लोग रहते हैं यूरोप में, और एशिया में इतने सारे लोग रहते हैं एशिया में, और अफ्रीका में ये जो पर्पल कलर के लोग दिख रहे हैं ये रहते हैं अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में यहाँ इतने कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये लोगों के वितरण को बनाने के लिए आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि लोग किस तरह से कौन से कॉन्टिनेंट में कितने बसे हुए हैं, किस जगह पे एक्चुअली। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ बिरले बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये देखिए, जापान में इतने लोग रहते हैं, और रूस जो कि एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ी एरिया में, तो वहाँ इतने लोग रहते हैं। नाइजीरिया, बांग्लादेश एरिया में सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या बहुत कम है रूस में। मतलब सबसे कम कहाँ पर है, जापान में। और चीन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से इतना घना बसा है कि सबसे ज्यादा लोग चाइना में रहते हैं, और सेकंड नंबर पर जनसंख्या में सबसे ज्यादा घना बसा देश आता है, वो है हमारा भारत। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 10 देशों को लिया गया है जनसंख्या के तौर पे कि सबसे ज्यादा, और 10वें नंबर पे 9वें नंबर पे रूस है, 10वें नंबर पे जापान है। ठीक है, तो विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व में रूपरेखा मानचित्र पर आप अगर जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये क्रियाकलाप है, कर सकते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, तो ये बच्चे बात कर रहे हैं कि हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। जब कक्षा में बैठे होते हैं तो बहुत भरा भरा फील होता है, लेकिन जब वो सभा भवन में आकर बैठते हैं तो वहाँ काफी खाली खाली फील होता है। तो ये बच्चों को समझाने के लिए लिख दिया है कि ज्यादा क्षेत्र में उतने ही लोग रहेंगे तो वो खाली फील होगा, सीधी सी बात है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिनमें सबसे पहला है भौगोलिक कारक, यानी कि जियोग्राफिकल फैक्टर। इसमें है स्थलाकृति यानी कि टॉपोग्राफी जिसको हम कहेंगे। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तो गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। दूसरा होता है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल है, या रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है आपका मृदा यानी कि सॉइल। तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं,
भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चोंगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान क्षेत्र घने बसे हुए हैं। फिर है आपका जल यानी कि वाटर। लोग इन क्षेत्रों में रहना को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल यानी कि मीठा पानी रहता है, आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। तो सीधी सी बात है। फिर है आपका खनिज। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्वी में तेल की खोजों ने इस क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। और दूसरा है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक यानी कि सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। और फिर है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। और ये शब्दावली है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुष की है 60 वर्ष और महिला की है 75 वर्ष। ठीक है, यानी कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा समय तक जीवित रहती हैं। तो ये हो गई आपकी जीवन प्रत्याशा। फिर है जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, क्यों? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि थी वो कम थी। और सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1990 में देखिए ये जो डेटा है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 1800 से धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, 1804 में कितनी हुई? 1 अरब। और 150 वर्षों के बाद यानी कि 1959 में कितनी हुई? 3 अरब। एक का दूना नहीं तिगुना हो गई। ठीक है, तो एकदम से तिगुनी हुई कोई चीज तो उसको विस्फोट ही कहा जाएगा। ठीक है, फिर 99 में 30 वर्ष की अवधि से कम की जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। ठीक है, क्या हुआ? पहले लोग मर जाते थे खाना ना मिलने की वजह से और दवाइयां न मिलने की वजह से, लेकिन अब खाना आपूर्ति हो गई, दवाइयां भी मिलने लगी, तो मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म दर अधिक हो गई। ठीक है, तो जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है।
जैसा कि पीछे दिखाई जा रही कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ी है एकदम से, और इसमें 2025 तक कितनी हो जाएगी। अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या स्थिर और जनसंख्या में कमी। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि मृत्यु दर तो कम है और जन्म दर ज्यादा है, तो इसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और जनसंख्या स्थिर है, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, मतलब मान लीजिए आपके परिवार में कोई बूढ़ा जाता है, एक नया आता है, तो उसको मतलब कोई पैदा होता है तो वो समान रहेगा वहाँ पे। और जन्म दर से मृत्यु दर अधिक होगी, जैसे कोई बीमारी आ गई, कोरोना आया था, तो कहते थे लोग कि इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी हो जाएगी, प्रकृति अपने रिफॉर्म कर रही है अपने आप को, इसलिए जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो प्रकृति खुद ही इसका सफाया कर रही है, इसलिए ऐसी बीमारियां आ रही हैं। अब है जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण, तो कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना प्रवास एक अन्य कारण है, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, यानी कि तो जो उत्प्रवासी हैं, यानी कि जो देश को छोड़ते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, EMI और GRANTS। और अप्रवासी में क्या है, इमिग्रेंट्स, यानी कि IMMI और GRANTS। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में अंतर समझिए। जो आने वाले होते हैं उसमें मतलब देश को छोड़ते हैं तो उसमें एक एम कम हो जाती है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, जो देश में आ गए तो एक एम बढ़ गई। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है, इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। देखिए यहाँ क्या है, इस मैप में आपको दिखाया गया है अति उच्च प्राकृतिक वृद्धि की वार्षिक दर और उच्च, आदर्श, निम्न और कम या ह्रास। तो ये जो ब्लू दिख रहे हैं ना, वहाँ क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो पिंक है वहाँ पे उच्च है, और जो येलो है ग्रीन है, ऐसा वहाँ पे क्या है, आदर्श है, ना कम है ना ज्यादा है। ठीक है, और जो येलो है वहाँ पे क्या है, कम है, निम्न है, और जो एकदम से ही व्हाइट है वहाँ पे जो वृद्धि दर है, वार्षिक दर, वो बहुत ही कम नहीं कह सकते, इसका ह्रास कहेंगे। ठीक है, ह्रास लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर कितनी है। ठीक है,
अब है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घनी वसले देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। क्यों? एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका समझने के लिए हम उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ। तो ये क्या है? ये सब सोचो, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान होगा? जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। तो जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जो संख्या है 15 वर्ष से नीचे निचला भाग। तो अभी हम ये जनसंख्या पिरामिड देख लेते हैं कि ये है जनसंख्या पिरामिड। इसमें इतनी स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं। ठीक है, ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। बच्चे बात कर रहे हैं, वह क्या है? एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करता है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये बच्चे अध्ययन करेंगे। तो ये पिरामिड है, केन्या का पिरामिड है। इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री है? तो इसमें दिखाई गई जन्म स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग। तो ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? आप इसमें देख पा रहे हैं कि 75 प्लस के लोग यहाँ बहुत ही कम हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं 75 प्लस लोग हैं सबसे कम, फिर 70 to 74 प्लस हैं। ये आप देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ तो पिरामिड देखने के बाद ना फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 4 वर्ष तक के इतने प्रतिशत स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं। ठीक है, तो ये केन्या का पिरामिड है। तो ये क्या है? जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु की और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु की। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड, जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये भारत का पिरामिड है। ठीक है, तो जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ये भारत का पिरामिड है। और ये जापान का पिरामिड है। यहाँ पे कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार व पिरामिड सकरा है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जापान का पिरामिड है और ये भारत का पिरामिड है। ठीक है, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा
जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये देखा, तीनों पिरामिड कितने डिफरेंट हैं। ये वाला पिरामिड है केन्या का, ये है भारत का और ये है जापान का। तो आप इन पिरामिड से क्या समझे कि वो मैंने आपको समझा दिया है कि बच्चे यहाँ जन्म दर कम है, ठीक है, और भारत में क्या बता रहे हैं कि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, ठीक है। जन्म दर है जैसे ही वैसे ही प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं और बुढ़ापे तक बूढ़े लोगों की संख्या तो सभी पिरामिडों में कम ही है, ठीक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया और हमारा अभ्यास का समय आ गया है। ये लास्ट चैप्टर था, तो चलिए इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है। तो लोगों को एक संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये हमारे जो रिसोर्स हैं उनको और ज्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग कैपेबल बनाने के लिए उन्हें और इस रूप में परिवर्तित करते हैं कि हमारी संसाधन ज्यादा समय तक चल सकें और हमारे लिए ज्यादा सुविधा हो सके हर चीज के लिए। तो इसलिए जो ह्यूमन है वो रिसोर्स है, ठीक है। फिर है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो जैसा कि हमने देखा, कई सारे फैक्टर हैं जिनमें कुछ भौगोलिक कारण हैं, कुछ सोशल और कल्चरल कारण हैं और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि लोग वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां ज्यादा समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है ना। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, यानी कि भौगोलिक कारण हो गया। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो जहाँ ज्यादा लोग रहना चाहते हैं, जहाँ उनके इकोनॉमी के साधन उपलब्ध हैं, वहीं रहना चाहेंगे। तो यही कारण है कि विश्व में जो जनसंख्या है वो असमान है, उसका वितरण। फिर है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। तो इसका सीधा सा कारण है कि मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर बढ़ी है, इसी वजह से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारण हैं। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं स्त्री और पुरुष, और वो कितने शिक्षित हैं और किस तरह से वो समाज की मदद कर रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, उनका एज ग्रुप कितना है, लिटरेसी कितनी है, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, वही सारी बातें हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये जो कई सारे कारक हैं, आप इनमें से दो कोई भी लिख सकते हैं। फिर है जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन, तो इससे क्या तात्पर्य है। तो ये जनसंख्या संगठन है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। एक संस्थान के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर है जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है पिरामिड क्या होता है। तो ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है, हमें बताते हैं कि जन्म दर, बच्चे कितनी है, मृत्यु दर कितनी है उस देश की, और वहाँ बुजुर्गों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, ये सब जानने में जो पिरामिड है वो हमारी मदद करते हैं। फिर है सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो जनसंख्या वितरण से इसका आंसर है गा, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, ठीक है। फिर है कि वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो ये है जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। जन्म और मृत्यु, प्रवास,
जीवन प्रत्याशा से कोई संबंध नहीं है, ना विवाह से, कि विवाह में क्या होगा, लड़की इस गांव से या इस घर से उधर पहुंच जाएगी। लेकिन प्रवास में क्या है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं लोग, तो इससे उस देश की जो जनसंख्या परिवर्तन है उस पर असर होता है। फिर है 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, तो 1999 में 6 अरब हो गई थी, ठीक है। फिर है ये करेक्ट आंसर है एक्चुअली। और फिर है जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड जो है वो है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, यानी कि का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण इतना बढ़ जाता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है, इसका ये करेक्ट आंसर है। और ये अब हमारे क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा करना है हमें, तो इसको हमें पूरा करना है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और उर्वर या संसाधनों की आपूर्ति, उर्वर नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति आएगा, प्राकृतिक, उर्वर नहीं आएगा, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर, यहाँ पे आएगा उर्वर जमीन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। फिर है क्रियाकलाप, कि जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। तो ये क्रियाकलाप कुछ खास नहीं है, इस चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के साथ साथ हमारी बुक भी खत्म हो गई और अब हमें इस ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।